वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार उत्पाद पुलिस के लिए, बिहार मद्य निषेध सिपाही के लिए जीके जीएस का दूसरा प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इसमें टोटल 50 इम्पॉर्टेंट जीके जीएस है जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके पहले प्रैक्टिस सेट 1 अपलोड किए हैं। सभी क्वेश्चन है जो सिलेबस के अनुसार है, तो सभी प्रैक्टिस सेट आप लोग अभी से करते चले। बात रही फ्रेंड्स कि जो बिहार मद्य निषेध सिपाही का है, जो एग्ज़ाम डेट भी आपको मैं कंफर्म बता देता हूँ, 29 जनवरी को ये परीक्षा ले ली जाएगी। ये फ्रेंड्स आपको तय मान करके चलें, आपके पास ज़्यादा समय अभी नहीं बचा है। 29 जनवरी, ठीक है, 29 जनवरी 2023 को इसका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स आप लोग अभी से तैयारी में जुटे रहें। देखिए फ्रेंड्स, बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई बहाली आने वाली है और इसके बारे में फ्रेंड्स जैसे मुझे ऑथेंटिक जानकारी मिली थी कि आज है जो 80% आशा हम लोग की भी थी कि आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। देखिए अभी आपका गांधी मैदान में आज मुख्यमंत्री सभी जो 8,415 पदों की बहाली हुई थी और आपका बिहार एसआई का नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है अभी फ्रेंड्स। तो इस समय देखेंगे भाषण में उन्होंने आपका जो डीआईजी साहब है, जो भी है इससे संबंधित अधिकारी हैं, सीएसबीसी के जो सचिव हैं, उनको डांट सुनाई है कि मैं नीतीश कुमार ऑलरेडी बहुत दिन पहले बोले हैं कि जितना जल्द से जल्द वैकेंसी निकाला जाए, लेकिन ये डिले जो हो रहा है फ्रेंड्स, ये सभी है जो सीएसबीसी के लापरवाही से हो रहा है। तो आप लोग होप रखें, आशा रखें फ्रेंड्स, इसकी बहाली आज आने वाली थी, तो अभी तक तो नहीं आई है फ्रेंड्स। तो आपका 1 से 2 दिन में, 2 से 3 दिन में, मतलब बहुत जल्द ही आ जाएगा। सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, बस नोटिफिकेशन जारी करने की देरी है। और ये बहाली जो आ रही है फ्रेंड्स, आपको मैं पहले बताया 12,873 पदों पर है, 12,873 पदों पर ये बहाली आने वाली है। तो आप लोग चिंता ना करें फ्रेंड्स, तैयारी में लगे रहें। और उत्पाद पुलिस का मैं बताया था फ्रेंड्स, अभी थोड़ा सा ड्यूटी में शेड्यूल बिजी हूँ फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो टाइम से नहीं प्रोवाइड करा रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो कम से कम सिलेबस के अनुसार आप लोग को प्रोवाइड मैं कराता रहूँ। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल की बहाली 1 से 2 दिन में पक्का आ जाएगी फ्रेंड्स, सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। और ये उत्पाद पुलिस के लिए दूसरा प्रैक्टिस सेट है, तो पूरा प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। आप लोग गेस करते चलिए फ्रेंड्स, ठीक है। आज का पहला सवाल आप लोग के सामने है, संस्कृत महाकाव्य महाभारत के लेखक कौन है? गेस करते चलिएगा। तो देखिए पहला का जो करेक्ट आंसर होगा, महर्षि वेद व्यास के द्वारा ये जो महाभारत लिखा गया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इससे संबंधित ये प्रश्न पूछा जाता है, याद रखिए आप, महाभारत का प्राचीनतम नाम अक्सर पूछा जाता है, हो सकता है इस बार एग्जाम में ये पूछा जाए। तो महाभारत का प्राचीनतम नाम अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स, तो क्या है, मेरे ख्याल से सबको पता होगा, जय संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जय संहिता। तो महाभारत का प्राचीन नाम सभी विद्यार्थी याद रखेंगे, इसे क्या कहते हैं? जय संहिता कहा जाता है। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है फ्रेंड्स, जितना मुझे इसके बारे में पता है मैं बताते चलूँगा। इसमें पूछा था श्लोकों की संख्या कितनी है, तो इसमें श्लोकों की संख्या 8800 है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, महाभारत में। और एक से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है ही है, सभी लोग याद रखिएगा। इसका प्राचीनतम नाम जय संहिता है, यह लिखा गया है किसके द्वारा? संस्कृत भाषा में, तो महर्षि वेदव्यास के द्वारा लिखा गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला सवाल को लेते हैं। दूसरा नंबर सवाल आपका है, दूसरा नंबर सवाल आप लोग के सामने है कि निम्नलिखित में से किसने रेड शर्ट्स, ठीक है, रेड शर्ट्स आंदोलन का आयोजन किए थे? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है। तो दूसरा का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी, खान अब्दुल गफ्फार खां रेड शर्ट्स आंदोलन का आयोजन किया था। तो करेक्ट आंसर 2 का बी हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ पर जो रेड शर्ट्स है, तो यहाँ पर इसका हिंदी क्या होता है फ्रेंड्स? रेड शर्ट्स का हिंदी होता है क्या? लाल कुर्ती, ठीक है। तो कहीं कहीं पर रहेगा आपका रेड शर्ट्स की जगह पर क्या लिखा रहेगा? आपका लाल कुर्ती रहेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लाल कुर्ती आंदोलन का आयोजन किसने किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, या तो रेड शर्ट्स आंदोलन वही हुआ। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तीसरा नंबर सवाल को देखें, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 3 नंबर सवाल, ठीक है। सभी लोग ध्यान से देखिएगा कि भारत में जो पहली जनगणना हुई थी किसके शासनकाल में हुआ था फ्रेंड्स? तो ये हुआ था आपका लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, याद रखिएगा, प्रथम बार 1872 ईस्वी में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इससे संबंधित और जो प्रश्न बन रहा है मैं बताते चलूँगा, आप लोग ध्यानपूर्वक याद करते चलिएगा, ठीक है। थोड़ा वक्त दीजिएगा फ्रेंड्स, इससे आपको फायदा होगा।
तो भारत में अगर पूछा जाए प्रश्न क्वेश्चन परीक्षा में कि भारत में पहली जनगणना कब हुई, तो 1872 में। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। किसके? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में प्रथम बार 1872 में जनगणना हुई थी। अब क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई, ठीक है फ्रेंड्स, और किसके शासनकाल में? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो भारत में नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल से, ठीक है, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ये शुरू हुए। ये सभी लोग आप लोग याद रखिएगा। अब क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, ये सब तो भारत उस समय स्वतंत्र था नहीं तभी, अगर स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी फ्रेंड्स, तो ये आप लोग याद रखिएगा कब हुआ था। तो 1951 में। स्वतंत्र 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, उसके बाद से प्रथम जनगणना है जो 1951 ईस्वी में हुआ था फ्रेंड्स। और इसके जो आयुक्त कौन थे? R.A. गोपाला स्वामी थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1872। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ नोट में भी लिख दिया है फ्रेंड्स कि जबकि भारत में नियमित गणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 हुई थी। यही मैं आपको बता रहा था। चौथा नंबर सवाल है, जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जनगणना 2011 में हुआ है फ्रेंड्स, उसके बाद कोरोना काल की वजह से 2021 में नहीं हो पाया, ठीक है। तो इसी के हिसाब से पूछा जा रहा है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 4 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कितना? 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, यही है आपका आंकड़ा है। तो 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 5वां नंबर सवाल को देखिए। 5वां नंबर सवाल आपका है, किस आंदोलन को भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कौन सा आंदोलन है जिसको भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है? तो 5 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, चंपारण आंदोलन को कहा जाता है, ठीक है। इसको चंपारण आंदोलन को कहा जाता है। अब देखिए, गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह हुई जो चंपारण हुआ था 1917 ईस्वी में हुआ था फ्रेंड्स, ठीक है। इसी को पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन की संज्ञा दी गई है या कहा जाता है। तो 5 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल 6 नंबर सवाल आपका है। 6 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को जालियांवाला बाग अमृतसर में एकत्र होने के लिए विवश किया था? देखिए, इसी टाइप का क्वेश्चन अभी घुमा फिरा करके पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सवाल नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन रॉलेट अधिनियम, ठीक है फ्रेंड्स। रॉलेट अधिनियम के बारे में आप लोग को पता होगा फ्रेंड्स। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1919 ईस्वी में। क्या हुआ था? 1919 ईस्वी में। इसी को काला कानून की भी संज्ञा दिया गया है, ठीक है। इसमें क्या होता था कि शक के आधार पर किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो इसी एक्ट के विरोध में आपका जालियांवाला बाग में अमृतसर में वहाँ पर सभी सभा एकत्रित हुआ था फ्रेंड्स, जहाँ पर जनरल ओडायर ने गोली चलाने की आदेश दे दी थी, जिससे बहुत सारे निर्दोष लोग मारे गए थे। तो देखिए, क्वेश्चन को इसी तरह से घुमा करके पूछा जाता है। जालियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? सबको पता, वो 1919 में हुआ था ना। तो वही कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को, यानी कौन सा ब्रिटिश नीति था जिसके लिए लोगों को जलियांवाला बाग में अमृत एकत्रित होने के लिए विवश किया था? तो यही आपका था 1919 का रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून भी कहा जाता है। तो रॉलेट एक्ट अधिनियम यही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स। अगला सवाल आपका है कि अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य का विधानसभा में सीटों की संख्या अधिक नहीं होना है। कितना से अधिक नहीं होने चाहिए? अनुच्छेद 170 के तहत 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 500 से अधिक नहीं रह सकती है, ठीक है, नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल है, गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में किस शहर में सूचित किया गया था और उस जगह का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 8 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, 8 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लखनऊ। क्वेश्चन फिर से देखें कि गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में, जो चंपारण में समस्या था उसके बारे में किस शहर में सूचित किया गया था और उस जगह का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया था? ये लखनऊ में किया गया था, ठीक है। चलिए अगला सवाल को लेते हैं। 9 नंबर सवाल आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की भाषा घोषित करते हैं? टॉप मोस्ट बीबीआई पूरी उम्मीद है फ्रेंड्स एग्जाम में आपको पूछा जाए। बिहार मद्य निषेध सिपाही में पूछा जाए, बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा जाए। एक बात आप लोग अभी से ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स,
बिहार मद्य निषेध सिपाही और बिहार पुलिस कांस्टेबल दोनों का सिलेबस एक है। दोनों में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें सभी ये जो 10वीं कक्षा के समकक्ष ही पूछा जाएगा। तो सभी विद्यार्थी देखेंगे जो बिहार मद्य निषेध सिपाही का फॉर्म भरे वो भी ये वीडियो देखें, और जो कांस्टेबल की बहाली 1-2 दिन में आने वाली है फ्रेंड्स। आने की तो पूरी संभावना आज ही थी, लेकिन सभी को मायूस किया, आज नहीं दिया गया फ्रेंड्स। ये सब CSBC की लापरवाही की वजह से। तो खैर उसकी चिंता न करें, 1-2 दिन में बहाली आ जाएगी, ठीक है। तो दोनों लोग अवश्य पढ़ेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, हो सकता है पूछा जाए परीक्षा में कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की भाषा घोषित करता है। चलिए आप लोग गेस करते चलिएगा, ठीक है। मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप लोग गेस करते चलिएगा ताकि इससे आपको अंदाजा मिले कि आपका इसकी जानकारी पहले से थी। तो 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 43 के 1 में, ठीक है, यह वर्णित है हिंदी संघ की भाषा होगी, ठीक है, घोषित की गई है। अनुच्छेद 341 के 1 या कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है फ्रेंड्स, कौन सा रेलवे स्टेशन यूनेस्को की विरासत का हिस्सा है। 10 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो आपका मुंबई में पड़ता है, यही है जो यूनेस्को विरासत का हिस्सा है। 10 का बी करेक्ट आंसर होगा। 11 नंबर सवाल को देखिए, 11 नंबर, कानूनी विषय पर राज्य सरकार को कौन सा परामर्श देता है। चलिए 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 11 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, एडवोकेट जनरल इसका परामर्श देता है। 12 नंबर सवाल को देखिए, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया था। 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फर्रुखसियार ने दिया था। देखिए फर्रुखसियार का एक उपनाम है घृणित कायर, इसे कहा जाता है, आप लोग सभी लोग याद रखिएगा। जैसे मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसे रंगीला बादशाह कहा जाता है, तो मोहम्मद शाह को उसी तरह से कहा जाएगा। घृणित कायर किस मुगल बादशाह को कहा जाता है, तो फर्रुखसियार का उपनाम है, ये भी याद रखिएगा। तो इसी ने कह रहा है क्वेश्चन कि किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान जारी किया था, तो ये आपका जो घृणित कायर है फर्रुखसियार किया था। 13 नंबर सवाल को देखिए, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। तो देखिए अक्सर पढ़ते होंगे उसमें कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है, जिससे क्या स्टील बहुत कठोर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 13 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल देखिए, 14 नंबर सवाल आपका, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ अवस्थित है। सबको पता होगा फ्रेंड्स, ये कहाँ, USA में पड़ता है ना, USA में पड़ता है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी ऑप्शन नंबर डी 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल को देखिए, 15 नंबर, कोंकण रेलवे किस राज्य से होकर गुजरती। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। देखिए कोंकण रेलवे जो मुख्य रूप से फ्रेंड्स गेस करें आप लोग, तो ये आपका हो गया गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र से गुजरता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। कोंकण रेलवे है जो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक एवं केरल से गुजरता है। पर 16 नंबर सवाल को, लेप्चा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, गेस करें। 16 का करेक्ट आंसर हो गया लेप्चा, सिक्किम, सिक्किम में होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर सवाल को देखिए, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है फ्रेंड्स, ठीक है, PDF तैयार करने में, क्वेश्चन को सिलेक्ट करने में। तो आप लोग कम से कम वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपना जो आपका सहपाठी लोग है जो ग्रुप में है व्हाट्सएप, वहाँ शेयर कर दे ताकि कुछ व्यूज़ आ जाए फ्रेंड्स, ताकि मेरा भी हौसला बना रहे। और मैं बार बार रिक्वेस्ट यही कहूँगा फ्रेंड्स कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स अब देखिए आपका जैसे ही वैकेंसी आएगा तो मैं रेगुलर क्लास भी लूँगा, लाइव क्लास भी लूँगा समय के अनुसार फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा जो ड्यूटी भी जानी पड़ती है, ठीक है। तो ड्यूटी करने के बाद जो समय एक्स्ट्रा मिलता है वही समय में आप लोग को मैं वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ और अपना वेबसाइट GK मास्टरमाइंड पे एप्लीकेशन पे काम कर करके आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई उपलब्ध करा रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग का सपोर्ट मैं यही मांगूंगा कि कम से कम वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, तो देखिए 17 का करेक्ट आंसर क्या कर रहा है कि अंटार्कटिका में स्थापित भारत के प्रथम केंद्रीय ध्रुवीय अनुसंधान का नाम क्या है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ। 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी दक्षिण गंगोत्री हो जाएगा। 18 नंबर सवाल, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है, गेस करें, भारत, संयुक्त अमेरिका, चीन या रसिया। कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा होगा फ्रेंड्स, सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, चाइना ना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 19 नंबर, जोहान्सबर्ग विख्यात है, देखिए ये साउथ अफ्रीका में पड़ता है ना। तो 19 का करेक्ट आंसर ये क्या है कि सोना के खान के लिए जाना जाता है, यानी स्वर्ण खनन हेतु, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल को देखें, वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन का लेवल कैसा है, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं तो जिस हिसाब से क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ फ्रेंड्स, जो आपका बिल्कुल सिलेबस के अनुसार है, इसी टाइप का क्वेश्चन देखिए उत्पाद पुलिस में पूछा गया था, इसी टाइप का आपका बिहार पुलिस में पूछा जाएगा फिर जो एग्जाम होने वाला है फ्रेंड्स। और इसका एग्जाम डेट मैं बताया फ्रेंड्स, उसे कंफर्म मान करके चले, 29 जनवरी को इसकी एग्जाम परीक्षा ले ली जाएगी उत्पाद पुलिस की। चलिए 20 नंबर सवाल को देखिए, 20 नंबर सवाल आपका है कि स्वामी सहजानंद का संबंध था, किससे था, तो 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बिहार के किसान आंदोलन के साथ इनका संबंध था। तो 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
21 नंबर सवाल को देखिए, किस देश में पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास आयोजित किया जाएगा? ये देखिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास है जो प्रस्तावित है, तो ये कहाँ होने वाला है? 21 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट आप लोग जवाब देंगे, ठीक है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 21 नंबर सवाल का गेस करेंगे आप लोग, तो किसका करेक्ट आंसर ऑस्ट्रेलिया में ये होने वाला है, ठीक है। कहाँ होने वाला है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। 21 नंबर सवाल। 22 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में किस देश को पहला स्थान हासिल हुआ? एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 22 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फिनलैंड को घोषित किया गया, ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में किस देश को पहला स्थान मिला है? तो ये फिनलैंड को मिला है। तो 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए 23 नंबर सवाल को देखते हैं। 23 नंबर, वारंट केस का अर्थ ऐसा मामला है। ये भी देखिए अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 23 का वारंट केस का, तो वारंट केस का अर्थ क्या होता है? जिसमें सजा का प्रावधान 2 वर्ष से अधिक हो, उसे क्या कहते हैं? वारंट केस कहते हैं। टॉप मोस्ट बीबीआई सवाल, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 23 का सही करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिसमें सजा का प्रावधान 2 वर्ष से अधिक हो, उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? कैसा मामला हो? वारंट केस का मामला है। तो वारंट केस का अर्थ होता है ऐसा मामला जिसमें सजा कितना हो सकता है? 2 वर्ष से अधिक होता है। 2 वर्ष से कम रहेगा फ्रेंड्स तो इसके अंतर्गत नहीं आएगा। 23 का करेक्ट आंसर बी होगा। 24 नंबर सवाल देखिए, सामान्य न्याय और निःशुल्क विविध सहायता का उल्लेख भारतीय संविधान के राज्य की नीति निदेशक तत्व शीर्षक के तहत अनुच्छेद में उल्लेखित है। चलिए 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये 39 का ए हो जाएगा, ठीक है। ये नीति निदेशक तत्व जिसमें भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य की बताया गया है फ्रेंड्स, और जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है नीति निदेशक तत्व, सभी याद रखेंगे। 25 नंबर सवाल देखिए, सब इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पर खाली स्थान है, सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है जो आपका क्लोरीन होता है ना। ऑप्शन नंबर ए 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल को देखिए। 26 नंबर सवाल आपका है, वनस्पति तेल के हाइड्रोजिनेशन में उत्प्रेरक, ठीक है, यानी कैटलिस्ट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो नाम आप लोग सुने होंगे। 26 का आप लोग गेस कर लिए होंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए कह रहा है उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट के, तो इसमें क्या हो जाएगा? निकेल हो जाएगा। सभी लोग ध्यान रखिएगा, निकेल इसका करेक्ट आंसर होगा। 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका डी हो जाएगा। वनस्पति तेल के हाइड्रोजिनेशन में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग होता है? निकेल का प्रयोग होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। फिर 27 नंबर सवाल देखिए, निम्न में से क्या अंडप में उपस्थित होता है? अंडप में मुख्य रूप से क्या उपस्थित होता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंडाणु होता है, ठीक है। 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अंडाणु होता है। अगला सवाल को देखिए 28 नंबर सवाल, धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए धातु जो होता है, ठीक है, मेटल होता है, उसमें एक जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है उसका जो आकार होता है कैसा होता है? टेढ़ा मेढ़ा, वर्गाकार, वृत्त या सीधी रेखा? गेस करें 28 का। तो टेढ़ा मेढ़ा होता है, ऑप्शन है, यानी जिग जैग होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 29 नंबर सवाल देखिए, किस प्रकार का प्रजनन विशाल विविधता ला सकता है? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। 29 का गेस करिएगा। तो देखिए विशाल विविधता क्या होगा फ्रेंड्स? आप लोग समझ गए होंगे, लैंगिक से होता है, ठीक है, लैंगिक प्रजनन से ना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलैंगिक से नहीं होगा, लैंगिक से होगा। 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला सवाल को देखते हैं। 30 नंबर सवाल आपका है कि भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्था कहाँ स्थित है? चलिए गेस करें, भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्था कहाँ स्थित है? तो 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, पुणे में है, ठीक है। भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्था कहाँ स्थित है? तो पुणे में स्थित है। 31 नंबर सवाल को देखिए, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? तो देखिए फ्रेंड्स इसमें कौन संबंधित नहीं था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो थे चंपारण आंदोलन से, अनुग्रह ए भी थे, जेबी कृपलानी थे। ये जयप्रकाश है फ्रेंड्स, आपका उससे संबंधित नहीं थे, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। अगला सवाल है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ, 2 तरह से पूछा जाता है। देखिए ध्यान से सुनिएगा,
एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है। अगर जो पूछेगा बुलाता कौन है तो राष्ट्रपति हो जाएगा, ठीक है, राष्ट्रपति बैठक को बुलाता है। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर सवाल को देखिए। 33 नंबर सवाल आपका है, शिव सुंदरम जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है। चलिए, अच्छा सवाल 33 का। तो 33 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, एक कावेरी नदी पर है। शिव सुंदरम जलप्रपात है जो किस नदी पर अवस्थित है तो कावेरी नदी पर अवस्थित है। 34 नंबर, कावेरी जल विवाद किससे संबंधित है। एक क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। 34 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो ये आपका तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। देखिए क्वेश्चन भी घुमा करके पूछा जा सकता है। तो भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय हुआ था जब संविधान लागू हुआ था भारतीय संविधान के, और कब हुआ था फ्रेंड्स, 1950 ईस्वी में हुआ था। 26 जनवरी 1950 में संविधान उसी समय हुआ था ना। तो ये भारतीय संविधान के द्वारा ही आपका सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, ध्यान रखिएगा, न कि कोई अधिनियम 1947 अधिनियम या 1900 संसद के अधिनियम के द्वारा। ये भारतीय संविधान के द्वारा ही भारत में के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला सवाल है, 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून को किस स्थान पर भंग किया था। देखिए दांडी मार्च आप लोग सुने हुए फ्रेंड्स, मार्च में इन्होंने यात्रा किया था और वहाँ पर 5 अप्रैल को पहुँचे थे दांडी में, और 6 अप्रैल को 1901 क्वेश्चन पूछता है कि गांधी जी ने कब कानून तोड़ा था, नमक का कानून, ठीक है। तो देखिए 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक नमक वाला कानून तोड़े थे महात्मा गांधी, याद रखिएगा, 6 अप्रैल डेट याद रखिएगा, ठीक है। और यहीं से जब आपका नमक का कानून तोड़े थे और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो किस स्थान पे फ्रेंड्स, तो दांडी हो जाएगा। 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दांडी में महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल को 1930 को नमक का कानून बना करके वहाँ तोड़ा था, जहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत हुई थी। 37 नंबर सवाल को, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह क्वेश्चन देखिए बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, ठीक है, एसएससी में पूछा है, बिहार पुलिस में भी बहुत सभी तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। 37 का, तो देखिए जीवन चक्र की दृष्टि से कौन से अगर देखा जाए तो इसका जो पुष्प होता है ना सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है, अंग होता है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर सवाल, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनते हैं क्योंकि। देखिए बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए क्योंकि वाष्पीकरण का होता है, जो दर होता है क्या होता है, तेजी होती है, यही कारण है कि तेज हवा वाली रात्रि को ओस नहीं बनता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 39 नंबर सवाल को देखिए, टमाटर का लाल रंग होता है, ये देखिए बिहार पुलिस में पूछा जा चुका है, ठीक है, 8415 पदों शायद उसी में एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था। तो ये देखिए किसके कारण गेस कर लूँगे, तो लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग क्या होता है, लाल होता है। अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स 40 नंबर कि भारत के संविधान का कौन सा भाग संविधान का आत्मा कहा जाता है। देखिए इसमें दो तरह से क्वेश्चन, आप लोग कन्फ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के संविधान का कौन सा भाग संविधान का आत्मा कहलाता है, तो प्रस्तावना, ठीक है फ्रेंड्स, संविधान की प्रस्तावना है जो संविधान का आत्मा कहलाता है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा था पर्सनली फ्रेंड्स, ठीक है, विशेषकर, तो अब अनुच्छेद 32 को क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। या क्वेश्चन पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा था, तो अनुच्छेद 32 को कहा था, ठीक है। एक क्वेश्चन इस तरह से रहता है, और एक क्वेश्चन सिंपली ये पूछा जाता है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग आत्मा कहलाता है संविधान का, तो संविधान की प्रस्तावना। ये संविधान की प्रस्तावना है फ्रेंड्स, जो आपका इसका ढांचा लिया गया, कहाँ से लिया, प्रस्तावना सिर्फ पूछेगा ढांचा तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया, लेकिन प्रस्तावना की भाषा अगर जो पूछेगा फ्रेंड्स तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, सभी लोग याद रखिएगा। अगला सवाल को देखिए, भारत में राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति किस देश के संविधान से लिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर राष्ट्रपति का पद कह रहेगा फ्रेंड्स तो ये अमेरिका से लिया गया है, ठीक है, राष्ट्रपति का पद सिर्फ कहेगा तो ये अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है। लेकिन इसका जो एकल संक्रमणीय पद्धति से निर्वाचन पद्धति होता है राष्ट्रपति का, वो कहाँ से लिया गया, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जहाँ से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है, ठीक है। तो 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 42 नंबर सवाल देखिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। दिवस से संबंधित आपका कोई भी एग्जाम हो, 2 प्रश्न पूछा जाता है, सभी लोग याद रखिएगा। जैसे पिछले कुछ वाला मैं पूछा था फ्रेंड्स, 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस और बिहार स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। तो इसी तरह से सभी आप लोग दिवस पे कमांड रखें, 2 क्वेश्चन आपका गलती नहीं होगी। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 29 जून को मनाए जाते हैं, सभी लोग याद रखिएगा।
43 नंबर सवाल, जूट का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? तो जूट के उत्पादन में सबसे अग्रणी देश है जो ऑप्शन नंबर ए वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, यानी भारत अपना सबसे अग्रणी देश है। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि कैलेमाइन, ठीक है, कैलेमाइन किसका अयस्क है? तो ये देखिए पता गेस करें फ्रेंड्स, 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा जस्ता, जिंक का ही है जो कैलेमाइन अयस्क है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा था अयस्क से संबंधित साइंस से, तो सभी लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स, कैलेमाइन किसका अयस्क है? तो जस्ता का है, ठीक है। अगला सवाल को देखिए कि मानव शरीर के किस भाग में निषेचन की क्रिया होती है, ठीक है। तो देखिए इसमें आप लोग कन्फ्यूज नहीं, कहीं पर फ्लोपियन ट्यूब दे देगा, जिसे इसका हिंदी होता है अंडवाहिनी में, तो फ्लोपियन ट्यूब देगा तो वहाँ पर वो मारिएगा फ्रेंड्स, हिंदी में अंडवाहिनी हो जाएगा। तो मानव शरीर के किस भाग में निषेचन होता है, क्रिया होती है? तो अंडवाहिनी में, तो 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 5 क्वेश्चन आप बच रहा है फ्रेंड्स। 46 नंबर सवाल, मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस, जिसको क्या कहते हैं, AITUC कहते हैं, की स्थापना कब हुई थी? तो मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ की जो स्थापना हुई थी वो आपका 1900 कितना में 20 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर सवाल देखिए, 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था, कौन सी लड़ाई हुई थी? तो 47 का हो जाएगा फ्रेंड्स ये आपका तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। जैसे बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, उसी तरह से फ्रेंड्स ये आपका तालीकोटा का युद्ध पूछेगा कब हुआ था, तो ये आपका 1565 में हुआ था। अगला सवाल को देखिए, विजयनगर साम्राज्य अपने उद्धव के लिए आभारी है। तो विजयनगर साम्राज्य का जो कल्याण किया था, वो जो वहाँ उद्धव हुआ, किसके लिए आभारी रहेगा? तो हरियर बुक का फ्रेंड्स, क्योंकि यही इसमें ज़्यादा योगदान इन्हीं का रहा था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल 49 नंबर सवाल को देखिए कि भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? चलिए गेस करें, भारत में आय का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो क्या है? इसका फटाफट गेस करें, ठीक है। तो 49 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन है चुंगी कर एवं सीमा शुल्क है, जो भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत है। आज का लास्ट सवाल को देखते हैं, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? टॉप मोस्ट BBI सवाल है, इसका जवाब मैं बता दूं फ्रेंड्स कि आप लोग कॉमेंट करके बताइएगा। चलिए, हम मेरे ख्याल से बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगा, इसलिए इसका जवाब मैं आपको बता देता हूँ। तो आप लोग, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो ये आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक युग का मनु कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन अब मैं पूछता हूँ फ्रेंड्स, आप उसका जवाब हमें कमेंट करके बताइएगा। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को। अब भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? इसका जवाब हमें आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। भारत का शेक्सपियर, ऐसे शेक्सपियर कहाँ का था फ्रेंड्स? आप लोग इंग्लैंड का था, ये आप लोग को पता होगा, ठीक है, बहुत बड़े राइटर थे। तो उसी तरह से भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? इसका जवाब हमें आप कमेंट करके बताइएगा। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर का। फ्रेंड्स क्वेश्चन का लेवल कैसा था, वीडियो पढ़ाने का तरीका कैसा है फ्रेंड्स, कैसा रहा? तो ये सब हमें कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। कहीं कुछ कमी रही है तो उसे मैं फुलफिल करने की कोशिश करूंगा। और देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए मैं सॉरी कहना चाहूँगा। देखिए, हमें भी जो जानकारी मिलती है बिहार पुलिस कांस्टेबल का ऑथेंटिक जानकारी, वो पटना से मिलते हैं फ्रेंड्स, और ये न्यूज़ अक्सर सच भी होता है फ्रेंड्स। लेकिन आज भी हमें बात की थी तो बोले थे कि आज तो पूरी संभावना 80% संभावना है कि आज वैकेंसी जारी कर दी जाएगी, लेकिन जारी नहीं की गई फ्रेंड्स। इसमें कुछ डिले हुआ है, तो आपका CSBC के कारण डिले हुआ है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गांधी मैदान में जब भाषण दे रहे थे तो उस समय उन लोग को फटकार भी लगाई कि आखिर इतना डिले क्यों हो रहा है। मेन मुद्दा यह है फ्रेंड्स कि आपका जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनका एज है जो एक्सपायर हो रहा है, इस पर सरकार को ध्यान देनी चाहिए। अगर जो लेट होता है फ्रेंड्स और वैकेंसी में, तो उनको छूट देनी चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारे से होनहार युवक हैं जिनको उम्र पार हो रहा है और वो काबिल हैं, उनके पास कैपेसिटी है कि वो बिहार पुलिस बन सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में फ्रेंड्स जल्दी से जल्द वैकेंसी निकाल देनी चाहिए, और आज आने की पूरी संभावना थी लेकिन नहीं आया फ्रेंड्स। खैर कोई बात नहीं फ्रेंड्स, देखिए 2 दिन में आपका वैकेंसी आ जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।